साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय ने, किसने? भारी उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को प्राप्त करना है। ये चूंकि चरण 2 है, तो चरण 2 का जो लक्ष्य है वो पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का मजबूत निर्माण करके उसमें तेजी लाई जाएगी। योजना के पहले चरण को जो है वर्ष 2014 में अधिसूचित किया गया था। चरण 2 2022 में अधिसूचित किया गया है, जबकि चरण 1 जो है 2014 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। जो ये दूसरा चरण है, इसके 6 घटक हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला घटक है प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी की पहचान करना। दूसरा, उत्कृष्टता के लिए नए उन्नत केंद्रों की स्थापना करना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों की कुशलता बढ़ाना। तीसरा, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना। चौथा है सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की कुशलता बढ़ाना। पांचवा है मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की क्षमता में वृद्धि करना। तथा छठा है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उद्योग उत्प्रेरकों की स्थापना करना। ये कुल 6 घटक हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जो है सभी विनिर्माण उद्योगों के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। भारत का पूंजीगत वस्तु क्षेत्र जो है वो विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम 25% का योगदान देता है। और वहीं यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये पूंजीगत वस्तुएं होती क्या हैं। तो देखिए, पूंजीगत वस्तुएं वे उत्पाद होते हैं जिन्हें अन्य उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, परंतु इन्हें किसी नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। ये उत्पादन में प्रयोग होते हैं, परंतु ये कोई नए उत्पाद नहीं होते हैं। इनमें मशीन टूल्स, औद्योगिक मशीनरी, प्रक्रियागत संयंत्र, उपकरण इत्यादि शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय बैड बैंक को विनियामकी मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो देखिए, प्रस्तावित बैड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमतियों सहित अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं। पहले चरण में इसे लगभग 50,000 करोड़ रुपए के 15 मामले सौंपे गए हैं। इसी के साथ 31 मार्च तक इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। कब से प्रारंभ होगा? 31 मार्च तक। 31 मार्च से प्रारंभ होगा। बैड बैंक को स्थापित करने की घोषणा सर्वप्रथम वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में की थी। विनियामक द्वारा अनुमोदित नई संरचना के तहत बैड बैंक में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन सी चीजें? 2 चीजें होंगी। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड NARCL और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड की। तो यह है क्या? तो यह निकाय गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात NPA या अशुद्ध ऋण या बैड लोन खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करेगा। इसमें अधिकांश हिस्सेदारी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रहेगी। तथा ये जो आपका NARCL है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड, ये ऋण के लिए सहमत मूल्य का 15% नगद में भुगतान करेगा। शेष 85% जो है वो सरकारी गारंटी कृत प्रतिभूति प्राप्तियां होंगी। वहीं जो दूसरा है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL, तो यह जो IDRCL है, यह ऋण समाधान प्रक्रिया का विनियमन करेगी तथा इसकी अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों के पास रहेगी। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड है, इसकी अधिकांश हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगी, मतलब जो सरकारी बैंक हो गए। और वहीं जो भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड है, इसकी अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रहेगी। तो ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसी में बैड बैंक या NARCL अर्थात राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कॉर्पोरेट संरचना है जो बैंकों द्वारा पृथक इकाई में रखी गई जोखिम भारित परिसंपत्तियों को अलग करती है।
बैड बैंक स्वयं द्वारा निर्धारित कीमत पर बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अर्थात एनपीएज को खरीद करेगा। अब बैड बैंक के लाभ क्या हैं? तो पहला, यह ऋणदाताओं की गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात एनपीए को बैड बैंक में स्थानांतरित करके उनकी बैलेंस शीट को त्रुटिहीन रखेगा। दूसरा, यह बैंकों को फिर से ऋण प्रदान करने में आसानी के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। तीसरा, यह गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $740 मिलियन व्यय करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। तो देखिए, यह जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रवालों के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से हटाए जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ को व्यापक पैमाने पर प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग का सामना करना पड़ा है। यह खतरा हीट वेव के कारण 3 बार वर्ष 2016 और वर्ष 2017 तथा वर्ष 2020 में उत्पन्न हुआ था। 16, 17 और 20। इससे प्रभावित कई प्रवालों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रवाल विरंजन की बात करें तो प्रवाल विरंजन की परिघटना तब होती है जब स्वस्थ प्रवाल समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण दबाव का अनुभव करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने उत्तकों में पाए जाने वाले शैवाल को स्वयं से अलग कर देते हैं। इससे वे रंगहीन हो जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के आप मैप में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह प्रवाल भित्ति इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। यह लगभग 3000 एकल भित्तियों से निर्मित है। इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अब जो प्रवालों के लिए खतरे हैं उनकी बात करें तो पहला है मानवजनित गतिविधियां जो है वो इनके लिए खतरा है, जैसे तटीय विकास, मत्स्य के विनाशकारी तरीके और घरेलू एवं औद्योगिक सीवज के कारण प्रदूषण आदि। दूसरा, व्यापार और औद्योगिक उपयोग के लिए सीपियों और प्रवालों का अत्यधिक दोहन होना। तीसरा, ब्लैक बैंड और व्हाइट बैंड जैसे प्रवाल रोग, तलछट जमाव में वृद्धि इत्यादि, ये भी खतरा है इनके लिए। वहीं समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि भी इनके समक्ष एक चुनौती है। प्रवाल भित्तियां जो होती हैं इनकी बात करें तो प्रवाल भित्तियां जल के नीचे व्यापक संरचनाएं होती हैं। ये समूहों में पाए जाने वाली समुद्री अकशेरुकी जीवों के कंकालों से बनी होती हैं। इन्हें ही प्रवाल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं, तटीय, अवरोधक और वलयाकार, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। यहां पे हमने जो बात की है ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब ये अवरोधक टाइप वाले की बात की है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं इनके फायदे क्या हैं। तो देखिए, कई डायमेंशन में इनके लाभ हैं, जैसे कि जैव विविधता के डायमेंशन में तो ये विश्व की 1/4 समुद्री प्रजातियों का अधिवास है। खाद्य स्रोत के रूप में तो तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 500 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करती है। ये पर्यटन के दृष्टिकोण से तो पर्यटन उद्योग में लाखों व्यक्तियों को जीविका प्रदान करती है। और एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्राकृतिक समुद्री बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं तथा ये तटीय समुदायों को उच्च प्रभावकारी लहरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। औषधि, प्रवाल भित्तियों में रहने वाली कई समुद्री प्रजातियों में महत्वपूर्ण औषधीय घटक पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण कोटा पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण को लागू करते समय एससी व एसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए केंद्र और राज्य अनिवार्य रूप से मात्रात्मक डेटा एकत्र करते हैं। केंद्र सरकार ने इस आवश्यकता को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कैडर के लिए व्यक्तिगत रूप से डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। यह संपूर्ण सेवाओं या इन दोनों वर्गों की कुल राज्यवार आबादी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि राज्य को ऐसा लगता है कि सेवाओं में एससी एसटी वर्ग को या वर्ग का पर्याप्त रूप से उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो संविधान में इसके लिए एक प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16(4)(a) राज्य को एसटी एससी वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला, वर्ष 2006 में नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक नियोजन में एससी और एसटी की पदोन्नति के लिए 3 शर्तें प्रस्तावित की थी। पहला, सार्वजनिक नियोजन में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाला मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना। दूसरा, अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुपालन में समग्र प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। तीसरा, अत्यधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।
आरक्षण जो है 50% की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके लिए इसके द्वारा क्रीमी लेयर का समापन नहीं होना चाहिए। साथ ही आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। आगे देखें, जरनैल सिंह बनाम LN गुप्ता मामला जो कि वर्ष 2018 का था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यों को SC और ST के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो अभी तक का जो घटनाक्रम है इस संदर्भ में उसकी बात करें तो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। फिर 1995 में 77वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया यदि राज्यों की इसकी आवश्यकता महसूस होती है तब। इसके अतिरिक्त इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2006 में M नागराज बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि राज्य को मात्रात्मक डेटा के साथ पिछड़ेपन की पुष्टि करनी होगी। फिर 2012 में क्या होता है, सितंबर माह में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने संविधान के 117वें संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें अनुच्छेद 16(4)A के स्थान पर ऐसे अनुच्छेद का उपबंध किया गया जो सभी SC और ST को पिछड़ा मानेगा। इसके बाद 2012 में ही क्या होता है कि न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठता नियमों जिनमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ेपन पर कोई अध्ययन नहीं किया है। वहीं फिर 2012 में ही जो सितंबर माह में 2012 में विधेयक प्रस्तुत किया गया था ये वाला, ये यहाँ पर राज्यसभा में पारित हो जाता है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया लेकिन पारित नहीं हो सका, अतः यह वर्ष 2014 में व्यवगत हो जाता है। फिर 2018 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर अपवर्जन सिद्धांत के साथ पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया जा सकता है। फिर 2019 में पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई। फिर 2019 में केंद्र ने एक समीक्षा याचिका दायर की कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करे। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम है। आगे चलते हैं, अगला है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज अर्थात NTD दिवस के अवसर पर सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं का आह्वान किया गया। देखिए, वर्ष 2022 के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD दिवस का विषय था निर्धनता से संबंधित रोगों के प्रति उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना। निर्धनता से संबंधित रोगों के प्रति उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु हस्तक्षेप को मजबूत करने पर बल दिया गया है। वर्ष 2021 में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रतिवर्ष 30 जनवरी को 30 जनवरी को विश्व NTD अर्थात उष्णकटिबंधीय उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के तौर पर घोषित किया था। तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व NTD दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से मनाया गया था। NTD जो है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय दिवस जो है ये NTD रोग यह चिकित्सीय रूप से 20 विविध एवं संचारी रोगों को संदर्भित करता है। ये रोग अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये रोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं। NTD जो है विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों के कारण होते हैं। NTD के प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए वर्तमान में कम से कम 1 अरब से अधिक लोग किसी न किसी एक NTD रोग से पीड़ित हैं। इन रोगों से विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। इसके अलावा लगभग 19 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों की हानि होती है। अर्थात दिव्यांगता के कारण स्वस्थ जीवन के वर्षों का लोप होना ही जो होता है ये कहलाता है दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष कहलाता है। इन रोगों के पीड़ितों को दिव्यांगता, कलंक, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। NTD को समाप्त करने के लिए किए गए जो उपाय हैं उनकी बात करें तो पहला है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर किगाली घोषणा। तो ध्यान रखें किगाली घोषणा किससे संबंधित है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से। दूसरा, लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना निःशुल्क रोग प्रबंधन और दिव्यांगता रोकथाम सेवाएं प्रदान करती हैं। तथा इसके अतिरिक्त सतत विकास लक्ष्य SDG NTD के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के सफल उन्मूलन
के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करते हैं। भारत ने गिनी वर्म, ट्रेकोमा और याज जैसे कुछ संक्रामक रोगों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, गिनी वर्म, ट्रेकोमा और याज, ये नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है जलवायु और खाद्य मूल्य वृद्धि जो है, चरम मौसमी घटनाएं अभूतपूर्व खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित कर रही हैं। तो देखिए, खाद्य मुद्रास्फीति के हालिया रुझान की यदि बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के खाद्य मूल्य सूचकांक से स्पष्ट होता है कि खाद्य कीमतें पिछले एक दशक के अपने उच्चतम स्तर पर हैं। दिसंबर 2021 भारत के थोक मूल्य सूचकांक में 2 अंकों की प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला लगातार 9वां महीना था। इसके अतिरिक्त इन प्रवृत्तियों के लिए विश्लेषकों ने चरम मौसमी घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले 6 दशकों में विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की 3 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। ये आपका 1970 का दशक था, फिर 2007-8 का दशक का वर्ष, और फिर वर्ष 2010 से लेकर 2014 तक का कालखंड रहता है। खाद्य कीमतों में वृद्धि, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, व्यापार नीति में हस्तक्षेप आदि जैसे कारकों से भी प्रेरित थी। जलवायु परिवर्तन जो है खाद्य उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? तो पहला है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसे प्रमुख फसलों की पैदावार में कमी आ रही है। दूसरा, बढ़ती गर्मी और वर्षा तेजी से भूमि का निम्नीकरण कर रही है। इससे मिट्टी की उत्पादकता लगातार कम हो रही है, जो फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त तीसरा कारण है, बढ़ता तापमान लवणीय जल की घुसपैठ का कारण बन रहा है। इसने फसल भूमियों में स्थायी बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। भारत द्वारा किए गए उपाय कौन से हैं? तो पहला है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आरंभ किया गया है। दूसरा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर परियोजना शुरू की गई है। कुछ सुझाव हैं क्या? पहला, अधिक लचीली या सहनशील फसलों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु पर्याप्त वित्त पोषण होना चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली और प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्स्थापना करना चाहिए। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही। पहला, विधायकों का निलंबन। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यह जो था 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने से संबंधित था। महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53 अध्यक्ष को किसी सदस्य को 1 दिन के लिए या बार बार कदाचार के मामले में पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है। इस मामले पर न्यायालय ने निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के निलंबन को केवल मौजूदा सत्र तक ही सीमित रखा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि विधानसभा के पास किसी सदस्य को 60 दिनों से अधिक निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं है। आगे चलते हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। यह प्रतिवर्ष 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। यह भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इस सेरेमनी के एक हिस्से के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी में आने वाले रक्षा बलों को राष्ट्रपति द्वारा वापस उनके बैरक में भेज दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। यह एक सैन्य परंपरा का प्रतीक है। इसके अनुसार सूर्यास्त के समय रिट्रीट की आवाज पर सैनिक युद्ध करना रोककर युद्ध के मैदान से हट जाते थे और वापस अपने शिविरों में लौट जाते थे। आगे बात करते हैं केच एक्वाकल्चर की। तो हाल ही में केच एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए जलाशयों और पिंजरों में मत्स्य पालन के महत्व को रेखांकित किया गया है। केज एक्वाकल्चर में मौजूदा जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए मछलियों का विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक जाल जो है पिंजरे से जुड़ा होता है। इससे जल का मुक्त प्रवाह होता रहता है। केज एक्वाकल्चर को मत्स्य क्षेत्र की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य जो है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की आय को दोगुना करना, मत्स्य उत्पादन के बाद की हानि को कम करना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। आगे चलते हैं, ग्रेफिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर, इंडिया इनोवेशन ग्रेफिन सेंटर केरल त्रिशूल या केरल में प्रस्तावित है, मतलब केरल के त्रिशूल में प्रस्तावित है। ग्रेफिन के बारे में बात करें तो ग्रेफिन विश्व का सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है। यह पारदर्शी और हल्का होता है। इसमें बेहतर रासायनिक स्थिरता व उच्च विद्युत चालकता जैसे गुण और एक बड़ी सतही क्षेत्र होता है। यह क्रिस्टलीय कार्बन का द्विआयामी रूप है। इसके अतिरिक्त अनुप्रयोग की बात करें तो जंग रोधी कोटिंग और पेंट
में इसका इस्तेमाल हो सकता है, कुशल व सटीक सेंसर बनाने में, तेज एवं कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाने में, कुशल सौर पैनल, तीव्र डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण इत्यादि में इसका इस्तेमाल हो सकता है। नियो कोव के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस नियो कोव पाया गया है। नियो कोव वायरस जीनोम अनुक्रम में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस या मार्स कॉव से 85% तक की समानता रखता है। यह DPP4 रिसेप्टर के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जो मार्स कॉव है यह एक वायरल रोग होता है। इसका पहला मामला वर्ष 2012 में सऊदी अरब में दर्ज किया गया था। वहीं नियो कोव जो है, ध्यान रखिएगा, यह सार्स कोव का भाग नहीं है, या ये एक प्रकार का सार्स कोव 2 नहीं है। नियो कोव चमगादड़ में पाया जाने वाला कोरोना वायरस है। इसकी पहचान पहली बार वर्ष 2011 में की गई थी। नियो कोव चमगादड़ में पाया जाने वाला कोरोना वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 2011 में की गई थी। इसकी पहचान जो है नीरोमिशिया नामक चमगादड़ की एक प्रजाति में की गई थी। नियोकोव चमगादड़ के ACE2 रिसेप्टर का उपयोग कर सकता है, लेकिन किसी नए उत्परिवर्तन के न होने तक यह मानव ACE2 रिसेप्टर का उपयोग नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं कृत्रिम बर्फ के बारे में, आर्टिफिशियल स्नो के बारे में। तो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलीट बीजिंग में 100% कृत्रिम बर्फ पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। कृत्रिम बर्फ जो है, बर्फ के छोटे कण होते हैं। इनका उपयोग सर्दियों के खेल जैसे स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग के लिए उपलब्ध बर्फ की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये जो आपका कृत्रिम बर्फ है, यह एक मशीन द्वारा निर्मित बर्फ है। इसमें ठंडी हवा में पानी के कुहासे को स्प्रे करने के लिए एक उच्च दबाव वाले पंप का प्रयोग किया जाता है। पानी की बूंदें बाद में कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं क्लोरीनेटेड ट्रिप्स की, जिसे शॉर्ट में TDCIPP कहते हैं। तो यह जो आपका क्लोरीनेटेड ट्रिप्स है, एक रासायनिक ज्वालामंदक है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स सीट फोम में व्यापक रूप से किया जाता है। यह क्लोरीनेटेड एल्कोइल फॉस्फेट नामक रसायनों के कुल का सदस्य है। यह जो TDCIPP है अर्थात क्लोरीनेटेड ट्रिप्स है, यह कैंसरकारी तंत्रिका तंत्र के लिए विषाक्त, मतलब ये एक कैंसरकारी है तथा इसके अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र के लिए विषाक्त है, न्यूरोटॉक्सिक है और अंतःस्रावी विघटनकारी अवगुणों से युक्त है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि यह संभव नहीं है कि TDCIPP अर्थात क्लोरीनेटेड ट्रिप्स को एक कार के अंदर से सफाई द्वारा पूर्ण रूप से हटाया जा सके, मतलब उसके अवशेष जरूर पड़े रहेंगे। तिया समुदाय के बारे में बात करें तो असम में 200 से अधिक गोरखा व तिवा उग्रवादियों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण कर दिया है। तिवा जनजाति को लालुंग क्या कहते हैं, लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक निर्जाति समूह है। यह मुख्य रूप से असम और मेघालय में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। उन्हें असम में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे बोडो गारो समूह की तिब्बती वर्मन भाषा बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली तिवा जनजाति जो है, ये झूम कृषि करती है, जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाली जनजाति अधिक सिंचाई वाली चावल की कृषि करती हैं। पंडित जसराज जी की बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को होता है। पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। वह जो है अर्थात पंडित जसराज जो है, ये संगीत के मेवाती घराने से संबंधित है। यह जो मेवाती घराना है, यह ख्याल गायन के पारंपरिक प्रदर्शन अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित रहा है। योगदान की बात करें तो उन्होंने जसरंगी नामक जुगलबंदी की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त आबिरी तोड़ी और पटदीपकी सहित दुर्लभ रोगों की रचना की थी। दुर्लभ रागों की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने हवेली संगीत जैसी अर्धशास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाया था। सम्मान की बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से, पद्म पुरस्कारों सबसे टॉप का सम्मान है ये। एक लघु ग्रह 2006 BP32 ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इसको पंडित जसराज नाम दिया गया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।